सभी डीएलएड साथियों का नमस्कार। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर सब्जेक्ट साइंस। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो आपका पेपर होता है, तीसरा पेपर होता है जो कि 25 नंबर का होता है, जिसमें से आप सभी को 12 नंबर लाना अनिवार्य होता है। और फ्रेंड्स, आप सभी को बता दें कि ये जितने भी प्रश्न हैं हम राजन सीरीज से डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें हमने साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट कर दिए, जिसमें से हमने पार्ट 1 अभी तक डिस्कस किया है, जो लघु उत्तरीय प्रश्न है इसमें से। और अगर फ्रेंड्स आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखा है तो सिंपल आप सभी को प्ले लिस्ट का लिंक कमेंट्स बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को आप जल्दी से शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं, जिसमें हमने प्रश्न जो डिस्कस किया था 1 मिनट, यहाँ तक हमने डिस्कस किया था कि निम्न का आविष्कारक कौन, किसने किया था। ठीक है, परमाणु संरचना की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने। प्रोटॉन की खोज किसने की, तो रदरफोर्ड ने। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, तो जे थॉमसन ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की, तो चैडविक ने। परमाणु संख्या की खोज किसने की, तो मोशले ने। परमाणु सिद्धांत की खोज किसने की, तो डाल्टन ने। ठीक है, यहाँ तक हमने कुल क्वेश्चन डिस्कस किए थे। अब चलिए शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है 10वां की तत्व एवं उसके वर्गीकरण को स्पष्ट कीजिए। यानी तत्व की क्या परिभाषा होती है, इसके बारे में बताइए। तो इसका जो डिफिनीशन हो जाता है, जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं वे एलिमेंट कहलाते हैं। बहुत ज़्यादा आप क्लास 1 मतलब क्लास 6 क्लास 8 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि जो तत्व परमाणुओं से मिलकर, यानी ऐसे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तत्व कहते हैं। या इसका तत्व का जो इंग्लिश होता है एलिमेंट। तत्व को प्रतीकों यानी तत्वों को प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। अलग अलग तत्वों के परमाणुओं के गुणों में भिन्नता होती है, लेकिन किसी तत्व के सभी परमाणुओं में गुणों में समानता होती है, जैसे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आदि। ये सभी क्या है, तत्व है। तो तत्व का डिफिनीशन बस एक लाइन में आप सभी को याद रख लेना है कि जो पदार्थ एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, जो पदार्थ या ऐसे पदार्थ जो एक ही परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं, उन्हें हम एलिमेंट कहते हैं, तत्व कहते हैं। तत्वों के बहुत सारे प्रतीक हैं, यानी प्रतीकों द्वारा व्यक्त किया जाता है। अब तक लगभग 119 तत्व खोजे जा चुके हैं। ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है कि लगभग कितने तत्व खोजे जा चुके हैं, तो 119। और अलग अलग तत्वों के परमाणुओं में कुछ गुणों में भिन्नता भी पाई जाती है, लेकिन किसी तत्वों की आप कह सकते हो कि सभी परमाणुओं के गुणों में समानता होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ये तो तत्व का डिफिनीशन हुआ। अगला है यौगिक की परिभाषा क्या होती है। तो 2 या 2 से, उसमें क्या था, फर्स्ट वाले में क्या था कि मतलब कि ऐसे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उसे हम एलिमेंट कहते हैं। लेकिन यौगिक यानी कंपाउंड की परिभाषा क्या होता है, 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं। 2 या 2 अधिक तत्व की परिभाषा तो हमने जाना, लेकिन यहाँ पर यौगिक यानी कंपाउंड, यौगिक यानी जुड़कर, यौगिक योग मतलब क्या होता है, जुड़कर। वैसे ही आप याद कर सकते हो 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में, अनिश्चित नहीं, निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं, उन्हें ही हम यौगिक कहते हैं। यौगिक के अवयवी तत्वों और यौगिक के गुण अलग अलग होते हैं। यौगिक के सूत्र से उसमें उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या ज्ञात हो जाती है, जैसे नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम, कार्बोनेट, जल आदि। तो हमने 2 प्रश्न डिस्कस किया। पहला प्रश्न ये कि तत्व किसे कहते हैं, ऐसे पदार्थ जो परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं उन्हें हम एलिमेंट तत्व कहते हैं। यौगिक किसे कहते हैं, तो ऐसे पदार्थ, या आप कह सकते हो यौगिक का तात्पर्य यह होता है कि जब 2 तत्व या 2 से अधिक तत्व
एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं उसे ही हम यौगिक कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नमक, ग्लूकोज, कैल्शियम कार्बोनेट, जल। क्लियर? 2 क्वेश्चन बहुत ही आसानी के साथ याद हो गया होगा। तीसरा जो है कि मिश्रण या मिक्सर किसे कहते हैं? तो 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित यौगिक में क्या था? 2 या 2 से अधिक तत्व एक निश्चित अनुपात में संयोग करके एक नवीन पदार्थ बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? यौगिक कहते हैं। लेकिन जो मिक्सचर यानी जो मिश्रण की परिभाषा होती है, 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं, जैसे सिरका, पीतल, सोडा वाटर, वायु, शरबत। तो क्या होता है? मिश्रण यानी 2 या 2 से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिलकर मिश्रण बनाते हैं उसे ही हम मिक्सर कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए अगला जो आपका प्रश्न है कि 11 नंबर की, रासायनिक समीकरण से आप क्या समझते हो? रासायनिक समीकरण का क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी को एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले उत्पादों को प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। और फ्रेंड्स, इस टॉपिक से प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया हैं आप सभी को हम एक सेपरेट वीडियो में प्रोवाइड करेंगे। फिलहाल अभी आप डिफिनेशन याद कर लीजिएगा। रासायनिक समीकरण क्या होता है? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले, ठीक है, पहला पॉइंट, किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकार को एवं अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होने वाले, ठीक है, उत्पादों का प्रतीक एवं सूत्रों द्वारा निरूपित करने को रासायनिक समीकरण कहा जाता है। रासायनिक समीकरण बनाने के लिए निम्नलिखित तथ्यों का जानकारी जरूरी है, जिसमें अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों का ज्ञान, अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न उत्पादों का ज्ञान, अभिकारकों तथा उत्पादों के संकेत अथवा सूत्र का ज्ञान, अभिक्रिया के लिए उचित ताप एवं उत्प्रेरक यानी आवश्यकता अनुसार ज्ञान। तो ये हो गया रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण का परिभाषा। अगला 12 प्रश्न है कि अम्ल, क्षार व लवण को स्पष्ट करें। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है और लवण क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है? आइए फ्रेंड्स जानने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम आप सभी के साथ डिस्कस करेंगे अम्ल, यानी अम्ल को हम इंग्लिश में बोलते हैं एसिड। तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं और एवं हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते। तो ये अम्ल की परिभाषा हो जाती है। अम्ल वे पदार्थ हैं जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन H+ देते हैं एवं हाइड्रोजन आयन के अतिरिक्त और कोई धनायन नहीं देते। उसके बाद देखिए क्षार किसे कहते हैं? बेस, यानी वे यौगिक जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्सिल आयन OH यानी हाइड्रोक्सिल आयन देते हैं, हाइड्रोक्सिल आयन के अतिरिक्त कोई भी ऋणायन नहीं देते, वे क्षारक कहलाते हैं। लवण किसे कहते हैं या सॉल्ट? धनायन यानी प्रायः धात्विक आयन, धनायन तथा किसी अम्ल के ऋणायन जैसे Cl-NO3-SO4- से बने हो यौगिक लवण कहलाते हैं। कुछ लवणों में धनायन धात्विक आयन न होकर कुछ परमाणुओं का समूह होता है, जैसे NH4+ आयन K2SO4। तो ये सभी क्या है? लवण के उदाहरण हैं। तो ये क्षार, अम्ल और लवण का डिफिनेशन था, जो कि याद करना बेहद ही जरूरी है। अगला 30 प्रश्न है कि 13 की वायु प्रदूषण के स्रोत एवं दुष्प्रभाव बताइए। यानी वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत है और इसे क्या दुष्प्रभाव पड़ता है। तो वायु जीवन का आधार होती है, यानी जो हवा होता है वो जीवन का आधार होता है। हवा में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है। और जैसे फ्रेंड्स आप सभी का बार बार ये कहना होता है कि आप सभी से मेरा एक क्वेश्चन है कि जो वायु है क्या ये समांगी मिश्रण है या विषमांगी? हम सभी
कई बार, यानी मैंने आप सभी के साथ कई बार डिस्कस किया है कि वायु क्या है, क्या समांगी मिश्रण है या विषमांगी। तो इसका आंसर आप कमेंट्स बॉक्स में कर सकते हो। फिलहाल यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा है इस पे हम लोग डिस्कस करते हैं। जो वायु है वो जीवन का आधार होती है। वायु में गैसों का एक निश्चित अनुपात होता है, जैसे नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% तथा अन्य गैसें 0.07%। वायु में सभी गैसें उचित अनुपात में रहती है। यदि किन्हीं कारणों से किसी गैस की मात्रा वायु में कम अथवा अधिक हो जाती है तो हवा का संतुलन बिगड़ जाता है और वायु प्रदूषण कहा जाता है। तो इस तरीके से वायु प्रदूषण के बारे में हमने जाना। अब इसके स्रोत क्या हैं? सोर्सेज ऑफ एयर पोल्यूशन। वायु प्रदूषण मानव की गतिविधियों के कारण अधिक होता है। इसके साथ साथ बहुत प्रदूषण प्राकृतिक कारणों से भी होता है। अतः वायु प्रदूषण के प्रमुख स्रोत जो है वो निम्नलिखित है। यानी दो बात कह सकते हो, एक तो वायु प्रदूषण के प्राकृतिक स्रोत और दूसरा वायु प्रदूषण के मानवीय स्रोत। अब प्रदूषण किससे फैलता है? अब आप सभी को पता है, ज़्यादा वाहन चलाने से। ठीक है, प्रदूषण की कई सारे ऐसे हैं, ध्वनि प्रदूषण, ये सभी क्या है? प्रदूषण के स्रोत ही सब होते हैं। अब अगला जो है कि वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव क्या क्या है? हार्मफुल इफेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का प्रभाव मस्तिष्क पर पड़ता है। इससे व्यक्ति में कैंसर, दमा, क्षय रोग आदि बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। सेकेंड, सल्फर डाइऑक्साइड गैस से मनुष्य में फेफड़े संबंधी विभिन्न बीमारियां जैसे दमा, खांसी आदि हो जाती है। सी, कार्बन डाई पदार्थों की अधिकता धुआं से कैंसर एवं क्षय रोग हो जाता है। ओजोन यानी O3 के प्रभाव से आंखों के रोग, सीने में जलन, खांसी, त्वचा कैंसर। तो आप देख सकते हो वायु में अगर प्रदूषण फैल जाता है तो इस तरीके से इतनी सारी बीमारियां हो जाती है। तो कृपया करके आप जहां भी रहें बहुत ही स्वस्थ, आपके आस पड़ोस जितने भी मतलब प्रदूषण फैलाए रखे हैं, कूड़ा करकट, इसको साफ करें और स्वस्थ रहें। अब देखिए 14 प्रश्न है कि जल प्रदूषण के प्रमुख स्रोत क्या है, इसका क्या दुष्प्रभाव है, इसके बारे में भी बताइए। तो जल प्रदूषण यानी वाटर पोल्यूशन, जल में कई प्रकार के खनिज, कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों एवं गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य तथा अकार्बनिक पदार्थ एवं गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण होते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या रहा है, आप सभी को पता है जल प्रदूषण कैसे होता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल नदी है, नदी में आप गए और ऐसे अनावश्यक पदार्थ यानी जो अनयूजलेस पदार्थ हैं, जैसे कि कुछ सामान गंदा हो जाता है, जैसे खाने पीने का कुछ सड़ जाता है, तो क्या किया जाता है, उसको जल में फेंक दिया जाता है। तो इससे क्या होगा, जल जो होगा गंदा होगा। तो इसलिए जो सामान, इसीलिए आपने देखा भी होगा शहरों में इसके लिए जो भी कूड़ा करकट होता है उसके लिए एक अलग स्थान बनाया गया है। तो यहाँ पर सिंपल साइंस के लैंग्वेज में बोल रहा है कि जल में कई प्रकार के खनिज, ठीक है, खनिज तथा कार्बनिक तथा अकार्बनिक पदार्थों का गैसों के निश्चित अनुपात से कम अथवा अधिक तथा अन्य अनावश्यक पदार्थ घुले होने से जल प्रदूषण हो जाता है। जल प्रदूषण के स्रोत क्या क्या हैं? तो जल प्रदूषण के स्रोत जो है वो निम्नलिखित। जल प्रदूषण एक महत्वपूर्ण स्रोत कारखाने हैं। कारखानों का कचरा जिसमें शीशे के कार्बनिक यौगिक होते हैं नदियों में बहा दिए जाते हैं। दूसरा, कीटनाशक भी जल प्रदूषण का स्रोत है। कृषि में प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न प्रकार की हानिकारक कीटनाशक पदार्थ जैसे एल्ड्रिन, DDT आदि पदार्थ वर्षा के जल के साथ बहकर नदियों में पहुंच जाते हैं और जल को प्रदूषित कर देते हैं। तो ये क्या है, जल को प्रदूषण करने वाले स्रोत हैं। तीसरा आप देख सकते हो रेडियोधर्मिता भी जल प्रदूषण का एक प्रमुख स्रोत है। रेडियोधर्मी पदार्थ भी भूमि से जल प्रवाह में पहुंच जाते हैं। चौथा,
कच्चा पेट्रोल निकालते और भरते समय समुद्र में गिरकर बह जाता है। इस प्रकार जो जल है वो क्या होता है, गंदा हो जाता है। तो ये तो थे इसके जल प्रदूषण के स्रोत, किस तरीके से कौन सा ऐसा स्रोत होता है जिसके कारण जल प्रदूषित हो जाता है। अब यहाँ पर जल प्रदूषण से क्या क्या दुष्प्रभाव, हार्मफुल इफेक्ट ऑफ वाटर पोल्यूशन, अवांछित एवं अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आपने सुना ही होगा, जल ही जीवन है। क्योंकि अगर जीवन में जल नहीं रहेगा तो कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहेगा। क्या आप केवल खाने से जीवित रह सकते हैं? कभी भी नहीं, क्योंकि खाना भी बनता है तो उसमें जल का मात्रा होता है। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि अवांछित अपशिष्ट पदार्थों के जल में मिलने से कई भौतिक, रासायनिक एवं जैविक परिवर्तन आ जाते हैं। जल प्रदूषण से जल में रहने वाले पौधे तथा जंतु जो होते हैं प्रभावित होते ही हैं, साथ में मनुष्य भी बहुत ज्यादा अत्यधिक प्रभावित होते हैं। प्रदूषित जल पीने से विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो जाती है, जैसे टाइफाइड, मियादी बुखार, पेचिस, क्षय रोग, टीबी, पीलिया, ये सभी। प्रदूषित जल में कई प्रकार के हानिकारक जीवाणु, विषाणु एवं हानिकारक कृमि एवं उनके अंडे पाए जाते हैं जो मनुष्य में बीमारियां उत्पन्न करते हैं। इसलिए आपने सुना भी होगा कि ये सजेस्ट किया जाता है कि जब भी आप पानी पियो तो पानी को गुनगुना करके पीना चाहिए, क्योंकि जो उसमें जो जीवाणु हो जाते हैं सभी प्रकार के वो नष्ट हो जाते हैं। तो इसलिए आप जब भी पानी पियो, पानी को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए, ठीक है। पानी को बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं पीना चाहिए, बहुत ही मतलब बस गुनगुना टाइप, ठीक है। तो कभी भी आप पानी पियो तो आपके घर में, परिवार में जो भी व्यक्ति हैं उनको गुनगुना पानी पीने के लिए सजेस्ट करो, ठीक है। और आप खुद भी पियो, ताकि आपका जो शरीर है वह स्वस्थ रहे और आपका जो भविष्य है जिसके बारे में आप इतना अपना वर्तमान इतना स्ट्रगल कर रहे हो, तो इसमें आप सफलता पाओ। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ रहेंगे तभी तो आप इसमें अपना स्ट्रगल भी करेंगे, क्योंकि जब आप स्वस्थ ही नहीं रहेंगे तो क्या फ़ायदा। सो प्लीज़ आप अपने घर में अच्छे से रहें, स्वस्थ रहें, और जो आपका ये जितने भी चैप्टर होते हैं, सिलेबस होते हैं, ये आपके ही अकॉर्डिंग, क्योंकि साइंस क्या है, साइंस आपके ही अकॉर्डिंग किस तरीके से मानव आगे बढ़ सकता है, मानव और ज़्यादा सक्सेस कैसे हो सकता है, इसके बारे में ही बताया जाता है। सो आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स मित्रों को ज़रूर शेयर करें। और एग्ज़ाम के टाइम में अगर आप इसको देखिए रिलेट करके पढ़ते हैं ना, तो कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है। अब ये बाढ़ क्या है, जल प्रदूषण क्या है, इस पे तो आप आसानी से लिख सकते हो। इसमें कुछ याद करने, बस रासायनिक जो कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट होते हैं वो याद करने की आवश्यकता होता है। इसको तो आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। तो बस मिलते हैं मैथ की क्लास 2 बजे वाली में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक।